तो डियर स्टूडेंट्स, आज पिछले वाले वीडियो से आगे देखेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था किसी भी बहते हुए द्रव के अंदर, ठीक है, प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड देखे तो उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, दो टाइप्स पढ़े थे, एक था धारा रेखी प्रवाह और दूसरा था विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझ लिया। आज जो टॉपिक है वो हमारा है एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स। ठीक है, यानी बहते हुए द्रव में ऊर्जाएं कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, ये जैसे कोई पाइप और उस पाइप के दो सरफेस एरिया, इसको आप कह लीजिए A1, ये एरिया A2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि एक बहते हुए द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखें, जैसे आप कभी किसी समर के सामने या किसी नल के आगे कभी आपने बहते हुए पानी के आगे हाथ लगाया हो, तो क्या फील किया है कि जो पानी है या जो द्रव है वो आपके हाथ के ऊपर क्या लगाता है, दाब लगाता है। फील किया है, क्या लगाता है, दाब लगाता है। तो उस दाब के कारण आपके हाथ के ऊपर प्रेशर लगता है। हो सकता है प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि आपका हाथ पीछे की तरफ खिसक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उस दाब के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, जो आपका हाथ है या जो भी वस्तु है वो विस्थापित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये माना जाए कि उसके प्रेशर P से, ठीक है, यहाँ पर जो इस द्रव ने दाब लगाया, कितने एरिया पे लगाया, एरिया A पे लगाया, कितना विस्थापित हो गया ये जल, X। ठीक है, X दूरी तक ही विस्थापित हो गया। तो अब इस इतने भाग को अगर कंसीडर करा जाए, ठीक है, तो इतने भाग के विस्थापन x होने से इसमें कितना कार्य करना पड़ा, यानी वर्क डन इसमें कितना हुआ। ठीक है, तो वर्क डन जो है वही आपका क्या है, एनर्जी के रूप में इसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो एक प्रकार की ऊर्जा आपने यहाँ पे देख ली। ठीक है, ये ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, दाब के कारण, प्रेशर के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इस वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, दाब या कहेंगे प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो पहली प्रेशर एनर्जी होगी। अब दूसरी प्रकार की ऊर्जा आपको क्या दिखाई दे रही है इसमें, कि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका मास m हो, यानी कोई वस्तु उसका द्रव्यमान m और वो v वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कितनी हो, v हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये द्रव्यमान भी गति कर रहा है, द्रव्यमान उसका कुछ ना कुछ है, मास है, वेलोसिटी। जब वो बह रहा है, बहते हुए द्रव की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहते हुए द्रव में दूसरी प्रकार की ऊर्जा उसकी गति के कारण होगी, जिसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो दूसरी ऊर्जा ये आई आपकी, जिसको हम कहेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, इस पॉइंट्स की बात करें, तो इस पॉइंट का अगर पृथ्वी तल मान लो यहाँ पर है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, यह सरफेस है, और इन पॉइंटों की जो ऊंचाई है, यहाँ से इसकी कंसीडर कर लो h1 है, यहाँ से कंसीडर कर लो h2, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब अगर आप पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु से, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी तल से अगर किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाते हो, तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। जानते हो क्या कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कहते हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे कि अगर ये चौक भी है, इस चौक को अगर पृथ्वी पे रख दिया जाए तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हाइट देते जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई प्रदान करते जाएंगे, ठीक है, ऊंचाई पे लेते जाएंगे, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और कौन सी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो थर्ड वन पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 प्रकार की ऊर्जा इसमें मिली। तीसरी हो गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों ही ऊर्जाएं किसी भी बहते हुए द्रव में आपको मिलेंगी। कौन कौन सी ऊर्जा हो गई, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और ये सब किसमें है, इस बहते हुए द्रव में है। ठीक है, जो द्रव बह रहा है, ठीक है, अब जितना भी द्रव बह रहा है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की अगर आपको मान निकालना हो तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन और द्रव का घनत्व होगा। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला जो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो मास इक्वल्स टू क्या, द्रव्यमान, घनत्व हो गया डेंसिटी अपॉन आयतन का मतलब वॉल्यूम V।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस नली में इतने भाग में कितना द्रव्यमान है, आयतन और घनत्व का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आयतन कैसे निकलेगा, इसका एरिया पता ही है, एरिया ए हो गया और इसकी लेंथ कितनी मान लो, एक्स मान लो, तो एरिया इंटू एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका वॉल्यूम, आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी तीनों ऊर्जाएं निकाली गई हैं वो सभी ऊर्जाएं किसके सापेक्ष निकाली जाती हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी बहते हुए द्रव के एकांक द्रव्यमान के आयतन के लिए। एकांक आयतन में जितना भी द्रव्यमान है उसमें इतनी तीनों प्रकार की ऊर्जाएं मिलेंगी। ठीक है, अब ये तीनों ऊर्जाएं क्या किसी लॉ का पालन करती हैं? बिल्कुल है। क्या है कि अगर इन तीनों ऊर्जाओं को ऐड कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए, या ये कह लो कि इन बहते हुए द्रव में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सबका अगर टोटल किया जाए तो एक नियतांक के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर। कहने का मतलब क्या है कि आपकी दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग जो है एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसको थ्योरम भी बोल देते हैं, एक थ्योरम है उसका नाम है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम ये इसका स्टेटमेंट ये रहता है कि किसी भी बहते हुए द्रव के किसी भी पॉइंट की अगर बात कर लिया, जैसे द्रव बह रहा है, ठीक है, किसी भी बहते हुए द्रव के लिए और किस प्रवाह में, धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो बहते हुए द्रव के किसी भी पॉइंट पर इन तीनों ऊर्जाओं का योग एक नियतांक होता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको लिखा जाएगा वो किसका स्टेटमेंट कहलाएगा, बर्नौली का। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। लिखिएगा, पहला पॉइंट यही लिखिए, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। लिखा सभी ने? पहला स्टेटमेंट लिख लिया आपने, किसी बहते हुए आदर्श द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नंबर 1 गति के कारण गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, तथा दाब के कारण दाब ऊर्जा, तथा दाब के कारण दाब ऊर्जा। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख दीजिए इसमें गतिज ऊर्जा के बारे में, थोड़ा जल्दी कीजिए फटाफट। गतिज ऊर्जा हेडिंग डाल के लिखिए, यदि m द्रव्यमान का कोई द्रव, m द्रव्यमान का कोई द्रव v वेग से बह रहा हो, v वेग से बह रहा हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा, E के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, E के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। इसके नीचे लिखें, यदि इस द्रव का आयतन v हो तो इस द्रव के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये तीनों ही ऊर्जाएं जो हमें निकालनी है ये पर यूनिट वॉल्यूम में निकालनी है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे तो उसका सीधा मतलब है कि इसको वॉल्यूम v से भाग देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो जब आप प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा आप निकाल रहे हैं, इसको केवल ई से लिख लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे कि ई के अपॉन वी, और भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वी क्या है, जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका आयतन है। अब ई के की अगर वैल्यू प्लेस कर दें 1/2 mv स्क्वायर अपॉन वी से अगर भाग लगाएंगे वॉल्यूम से, तो यहाँ पर आप देख रहे हो द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है, घनत्व जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस m अपॉन वी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, रो या डी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर, 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके काइनेटिक एनर्जी हो गई या प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। दूसरा पॉइंट, सेकंड,
सेकेंड एनर्जी लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा फास्ट लिखें। देखें, यदि m द्रव्यमान का कोई द्रव पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बह रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U से शो करेंगे, U इक्वल्स टू mgh। ठीक है, यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा। तो U इक्वल्स टू mgh, ठीक है। लेकिन mgh से काम नहीं होना। mgh के बाद में आपको क्या करना है, इसके प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा पता करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम V से भाग लगाना पड़ेगा। नीचे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, नीचे लिखें, यदि बहते हुए द्रव की का आयतन V हो तो प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या होगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, V से। यहाँ पर भी जब U की जगह आप mgh प्लेस करोगे तो वॉल्यूम नीचे V, अगेन यहाँ पर m/v आ रहा है, द्रव्यमान यानी मास अपॉन वॉल्यूम। ये फिर से क्या बन जाएगा, आपका घनत्व हो जाएगा यानी रो, तो ये अगेन रो जी एच, ये आपका रो जी एच। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, प्रति एकांक आयतन की आपको स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब इन दोनों के बाद आपका कौन सा रह गया, दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा के बारे में लिखें, यदि किसी बहते हुए द्रव में दाब P हो, बहते हुए द्रव में दाब P हो तथा यह द्रव के क्षेत्रफल A पर लग रहा हो, द्रव के क्षेत्रफल A पर लग रहा हो, जिससे कि वह x दूरी चले, तब उस द्रव की दाब ऊर्जा इक्वल टू P इंटू A इंटू एक्स। ठीक है, A इंटू एक्स से जरा फोकस कर लो, ध्यान दो यहाँ पर A एरिया अभी जो बनाया था पिछले डायग्राम में, और x कितना होता है, x वो विस्थापित हो रहा था। ठीक है, तो जितना द्रव वो विस्थापित हो रहा है, अगर उसका वॉल्यूम निकाला जाए तो उसके क्षेत्रफल और x का मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम कहलाए। समझ में आ रहा। ठीक है, अब फिर से अगेन वही कि हमें अगर प्रति एकांक आयतन की उसकी दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी निकालनी है तो उसको वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर कहते हैं कि वॉल्यूम V का भाग लगा है, तो वॉल्यूम वास्तव में है क्या, A इंटू एक्स ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर A से A कैंसिल, x क्या बचेगा आपके पास में, केवल P। तो इस तरह से तीनों ही ऊर्जा आपके सामने आ गई। प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी, P। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी, बोलो, 1/2 या हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो। ठीक है, अब क्या है, ये तीनों ही एक साथ मिलेंगी, तो इस पर जो वेस्ट आ गई वो कौन सी थ्योरम आ गई आपकी, बर्नौली का। इसका स्टेटमेंट है बर्नौली। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट लिखिए, हेडिंग डालो, बर्नौली का प्रमेय या स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली या बर्नौली थ्योरम, कुछ भी लिख लें। बर्नौली थ्योरम लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी धारारेखीय प्रवाह में बहते हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर
उस द्रव की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, अभी इसको स्टेटमेंट के जरिए वो, तो इसके स्टेटमेंट में अब आप क्या लिखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी दाब ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इसकी स्थितिज प्लस पोटेंशियल। पहले इसका डेरिवेशन हुआ करता था आपके सिलेबस में, लेकिन ये हटा दिया गया है। ठीक है, और ये सब किसके बराबर? ठीक है, अगर प्रति एकांक की बात की जाए तो दाब ऊर्जा जो हम किससे दिखाएंगे? P से दिखाएंगे, प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी है, और ये सब किसके बराबर? एक नियतांक। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो समीकरण है, ये आपका बर्नौली का समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नोट कर लीजिए सभी। इसके बाद इसमें हेड और आते हैं, शीर्ष और आते हैं। ठीक है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। उसके बाद ये अगर पूरा कहेंगे तो इसको थोड़ा सा रूप इसका बदल जाता है, वो आ जाता है टोटल हेड। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। इसी समीकरण से, इसी इक्वेशन से आप क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को रो जी से भाग लगाएंगे। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन विद रो एंड जी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो अगर आप इस पूरे समीकरण को रो जी से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P अपन रो जी, सेम हेयर 1/2 रो बी स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी प्लस रो जी एच अपॉन रो इंटू जी, और ये तो नियतांक है ही। ठीक है, नियतांक में भी अगर आप रो जी से भाग लगाएंगे तो भी आपको एक नियतांक ही मिलेगा। अब आप देखें, या रो से रो खत्म हुआ, या रो से रो और जी से जी, आपके पास क्या बचेगा? ये बचा P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यहाँ बचेगा केवल h। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका एक नियतांक। अच्छा, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को अब हेड कहेंगे, शीर्ष, और टोटल शीर्ष यानी कुल शीर्ष जो किस किस से मिलकर बना है। केवल इतने फैक्टर को अगर आप देखते हैं P अपॉन रो जी, तो इसको बोलते हैं दाब शीर्ष या प्रेशर हेड। क्या कहेंगे? दाब शीर्ष या प्रेशर हेड। ठीक है, इसको आप कहेंगे क्योंकि वेग से है इसलिए वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड, और आपका ये गुरुत्वीय शीर्ष पोटेंशियल हेड, गुरुत्वीय शीर्ष। और अगर इस पूरी इक्वेशन को कहेंगे तो ये आपकी पूरी इक्वेशन टोटल हेड या टोटल शीर्ष, पूरा समीकरण आपका ये कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये द्रवों के प्रवाह में, ये इसी टॉपिक के साथ में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल के साथ में फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।